अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। मिशन सूर्य का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सूर्य के रहस्यों की खोज करेगा आदित्य L1। डिटेल्स आगे बताएंगे। आ गया समंदर का शहंशाह, जानिए स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी के बारे में भी सब कुछ। G20 को लेकर तैयार हुई दिल्ली, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, दिल्ली बनी अवैध किला। अच्छी खबर और सच्ची खबर में सबसे पहले बात हम इसरो के सूर्य मिशन की करेंगे। इस मिशन का काउंटडाउन जारी है। चंद्रयान 3 के बाद अब हिंदुस्तान के इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं और अब 12 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। सूर्य के बारे में जानकारी हासिल करने के मकसद से यह मिशन लॉन्च किया जा रहा है। चंद्रयान 3 की तरह ही आदित्य L1 की लॉन्चिंग से पहले इसरो चीफ एस सोमनाथ ने आज मंदिर पहुंचकर मिशन की कामयाबी के लिए पूजा अर्चना की और इन सब के बीच चांद से लैंडर और रोवर की गुड न्यूज का आना जारी है। हिंदुस्तान के सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सूर्य से जुड़े तमाम पहलुओं के अध्ययन के लिए शनिवार को भारत का पहला सोलर मिशन लॉन्च होगा। इसकी सफल लॉन्चिंग को लेकर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ तिरुपति के चंगमल्ला परमेश्वरिनी मंदिर पहुंचे। श्रीहरिकोटा से 22 किलोमीटर दूर सुलूरपेटा के इस मंदिर में पहुंचकर उन्होंने सूर्य मिशन की सफल लॉन्चिंग के लिए पूजा अर्चना की। So today the countdown for PSLV C57 Aditya L1 mission is starting, and tomorrow noon time we will have the launch. That's at 11:50. Then it will take almost an hour for the satellite to reach the required location and inject. So the Aditya L1 satellite is for studying our sun, and it will take another 125 days, 125 days to travel from Earth to reach the point where the satellite will look at sun, called L1 point. So I came here to pray to Changalamba Parameshwari for getting us the strength for making this launch again. Very important launch, successful, and thank all of you for being with us. चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होने के पहले भी उसकी कामयाबी की कामना करने के लिए इसरो प्रमुख एस सोमनाथ इस मंदिर में पूजा करने आए थे और अब बारी आदित्य L1 के लॉन्च होने की है। चंद्रयान 3 मिशन की तरह ही इस मिशन की कामयाबी के लिए भी इसरो समेत पूरा देश दुआ कर रहा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने सूर्य के रहस्यों का पता लगाने की भी ठान ली है। आदित्य L1 को 2 सितंबर यानी कल सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 को PSLV C57 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। PSLV रॉकेट आदित्य L1 को धरती के लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ेगा। इसके बाद 3 या 4 ऑर्बिट मैन्यूवर करके ये धरती के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर आएगा। इसके बाद इसका क्रूज स्पेस शुरू होगा। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर आदित्य L1 सूर्य और धरती के बीच L पॉइंट तक पहुंचेगा, जो हेलो ऑर्बिट में स्थित है। ये वो जगह है जहां धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म होती है और सूर्य की शुरू होती है। तो उसको हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट करना एक अपने आप में बहुत ही चैलेंज है। वहां तक पहुंचाना एक दूसरी चैलेंज है और उसके बाद ये ऑर्बिट इंसर्शन एक दूसरी चैलेंज है और उसके बाद 7 पेलोड जो है उसमें वो कार्यरत हो जाएंगे और डेटा देते रहेंगे 5 साल तक। तो ये सब हमने प्लानिंग किया है और सही समय पे किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सन की 11 ईयर साइकिल में कुछ समय एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो उसमें भी 2025 से 28 में ऐसी अपेक्षा है कि सोलर एक्टिविटी काफ़ी बढ़ेगी, जिसके कारण सन फ्लेयर्स, सन स्पॉट्स ये सब देखने को मिलेंगे हमको, सन स्टॉर्म्स। तो उसको पकड़ पाएंगे हम, उसकी विश्लेषण कर पाएंगे। आदित्य L1 में
7 पेलोड्स लगे हैं जो सूरज का अध्ययन करेंगे। पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप को करीब 10 से 11 साल की मेहनत के बाद तैयार किया है, जो आदित्य L1 मिशन के लिए बहुत अहम है। ये ही वो लेबोरेटरी है जहां पर इनिशियल स्टेज में जो टेलीस्कोप बन रहा है, जो कि अब जो आदित्य L1 मिशन कल लॉन्च होना है, उस यान में ये टेलीस्कोप भेजे जाने वाला है। और यहीं पर आप देख रहे हैं कि पुणे का जो आयुका सेंटर है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, यहाँ के जो साइंटिस्ट है उनके टीम ने ये महत्वपूर्ण टेलीस्कोप बनाया हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है आयुका के लिए, पुणे के लिए। आदित्य L1 सूरज और पृथ्वी के बीच में लॉरेंस पॉइंट 1 पर रहकर अपना काम करेगा। इसमें लगे 7 पेलोड्स सूरज से निकलने वाली किरणों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी भी करेगा और इस मिशन की मदद से इसरो की कोशिश सौर वायुमंडल को समझने की होगी। एक तरफ भारत के सोलर मिशन को लॉन्च करने की तैयारी हो चुकी है, तो दूसरी तरफ चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद से चांद से लगातार अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। लैंडर विक्रम ने अब चांद पर प्राकृतिक कंपन या यूं कहें कि भूकंप की गतिविधि को रिकॉर्ड किया है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम पर लगे ILSA पेलोड ने इस घटना को 26 अगस्त को दर्ज किया है और इस पेलोड का काम चांद की सतह पर उठने वाले कंपन को नापना है। उधर रोवर प्रज्ञान अपना काम बाखूबी कर रहा है। उसकी चांद की सतह पर चहलकदमी का एक शानदार वीडियो इसरो ने शेयर किया। इसरो ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रज्ञान रोवर चंदा मामा पर अटकेलियां कर रहा है। लैंडर विक्रम उसे ऐसे देख रहा है जैसे माँ अपने बच्चे को खेलते हुए प्यार से देखती है। आपको ऐसा नहीं लगता? It's working very well. Working very well. You have seen the video, no? Yes. It is moving around the moon, doing rotations, measurements, everything is working very well. इन सब के बीच रोवर प्रज्ञान ने चांद पर दूसरी बार सल्फर की पुष्टि की है। इससे पहले सल्फर के अलावा ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन की मौजूदगी की भी पुष्टि हो चुकी है। अभी हाइड्रोजन की खोज जारी है। दिल्ली से मिलन शर्मा, पुणे से पंकज खेलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते बात करेंगे समंदर के शहंशाह की। आज जंगी जहाज महेंद्रगिरी समंदर में उतर गया। प्रोजेक्ट 17A का ये 7वां युद्धपोत स्वदेशी होने के साथ साथ बेहद घातक हथियारों से लैस है, जो समंदर की सरहद से लेकर पाताल की हद तक दुश्मन को भस्म करने की ताकत रखता है। उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी ने महेंद्रगिरी को लॉन्च किया, तो नौसेना के अधिकारियों से लेकर वहां मौजूद आम से खास हर कोई फख्र महसूस कर रहा था। मेक इन इंडिया की आन बान और शान, नौसेना को मिल गया एक और शक्तिमान, जो समंदर में दुश्मनों की चाल को चकनाचूर करेगा। पाताल से भी अगर घात की कोशिश हो तो ये उसे भी तबाह करने में देरी नहीं करेगा। ये है INS महेंद्रगिरी की ताकत, जो अब अरब सागर में कदम रख चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने इसे जैसे ही लॉन्च किया, वहां मौजूद हर कोई जोश से भर उठा। पूजा पाठ और मंत्रोच्चार के साथ महेंद्रगिरी समंदर में उतरा। भारतीय नौसेना की परंपरा के मुताबिक शिप की लॉन्चिंग महिला के हाथों ही की जाती है और इसी परंपरा को निभाते हुए महेंद्रगिरी की लॉन्चिंग हुई। प्रोजेक्ट 17A के 7वें स्टील फ्रिगेट महेंद्रगिरी की लॉन्चिंग से हिंदुस्तान की समुद्री ताकत में और इजाफा हुआ है। खास बात यह है कि ये 75% स्वदेशी है। इसका डिजाइन भी स्वदेशी है और स्टील भी। पहले हम स्टील बाहर से इंपोर्ट करते थे, तो इसमें जितने वेपन्स हैं और कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो सब अभी देश में बन रहा है। मतलब भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रिकल्स, BHEL,
फिर L&T, महिंद्रा डिफेंस और कम से कम 200 से ऊपर MSMEs, ये इन सब का कंट्रीब्यूशन है इस जहाज में। तो दैट इज हाउ ये 75% इंडिजिनाइजेशन हम लोग पहुंच गए हैं। तो हमारा कोशिश है कि 100% पहुंचे। स्टील फ्रिगेट महेंद्रगिरी के पास ऐसी ताकत और खासियतें हैं जो इसे लहरों का खतरनाक लड़ाका बनाती हैं। इस युद्धपोत को बेहतर स्टील फीचर्स, हाईटेक हथियार, पहले से बेहतर सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के साथ तैयार किया गया है। A-17 प्रोजेक्ट के तहत बने महेंद्रगिरी में सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है। इसमें जितनी भी मिसाइलें हैं या जितने भी हथियार हैं वो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में ही बनाए गए हैं। इस युद्धपोत की सबसे खास बात यह है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी दुश्मन आपको ढूंढना चाहे तो वो आसानी से नहीं ढूंढ सकता। वहीं इस पूरे युद्धपोत में ब्रह्मोस मिसाइल हैं, बाकी मिसाइल्स हैं जो झटके में ही दुश्मनों को निस्तनाबूद कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा ताकत जो है अब समुद्री सीमा पे भारत की बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारे आधुनिक हथियार जो हैं वो भारत में बनाए गए हैं और भारत में बनाए जाने के बाद इसमें जो राडार है वो भी महत्वपूर्ण किरदार निभाएगा। ऐसे में अब भारत की शक्ति 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है और भारत की रक्षा के लिए महेंद्रगिरी पूरी तरीके से तैयार है। महेंद्रगिरी की खासियत की बात करें तो ये बेहद विशाल और ताकतवर है। इस युद्धपोत की लंबाई 149 मीटर है तो चौड़ाई 17.8 मीटर और टॉप स्पीड की बात करें तो 28 नॉट्स यानी 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ने वाला। एक बार समंदर में उतरने के बाद ये 10,200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। हिंदुस्तान की समुद्री सीमा में अगर दुश्मन ने बिना इजाजत कदम रखने की कोशिश की तो भारत का ये देसी दबंग उसे पाताल में दफन करने में देरी नहीं करेगा। INS महेंद्रगिरी में हवा से हवा में मार गिराने वाली मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, एंटी सबमरीन मिसाइल शामिल हैं। इस फ्रिगेट को 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस किया गया है। साथ ही एंटी एयर वॉरफेयर के लिए इसे 32 बराक 8 मिसाइल दागने की क्षमता से लैस किया गया है। इस युद्धपोत में 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स लगे हैं, यानी यहाँ से 72 रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक 76 किलोमीटर की ऑटो मिलेरा नौसैनिक गन लगी है। दूसरी तरफ 2 AK-630 AMCIWS गन लगी हैं, जो दुश्मन के जहाज, हेलीकॉप्टर, बोट्स या मिसाइल पर ऑटोमेटिकली हमला करने में सक्षम हैं। इस जंगी जहाज पर 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर या 2 सीकिंग MK हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को रखने के लिए बंद हैंगर भी हैं। साफ है कि दुश्मन ने अगर समंदर में किसी तरह की गुस्ताखी की कोशिश की तो उसे न सिर्फ मुंह की खानी पड़ेगी, बल्कि वो पूरी तरह निस्तनाबूद हो जाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी जंगी जहाजों की मौजूदगी बढ़ी है। रक्षा जानकारों के मुताबिक साल 2025 तक चीन साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक अपनी समुद्री ताकत काफी हद तक बढ़ा लेगा, जिससे निपटने के लिए हिंदुस्तान भी अपनी रक्षा तैयारियों को दुरुस्त कर रहा है। महेंद्रगिरी की लॉन्चिंग भी उसी कड़ी का हिस्सा है। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से लैस महेंद्रगिरी जो हिंदुस्तान की ताकत को दिखाता है और हिंदुस्तान की मेक इन इंडिया के जज्बे को भी आगे बढ़ाता है। और आज इसकी लॉन्चिंग हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में उनकी पत्नी ने इसको लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं। अब बात G20 देशों की बैठक होने वाली है, जिसका आयोजन 8 से 10 सितंबर के बीच में दिल्ली में होने जा रहा है। और ये पहला मौका है जब भारत की मेजबानी में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। 20 देशों के शक्तिशाली ग्रुप को G20 कहा जाता है, जिसमें भारत है, चीन है, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, तुर्की, मैक्सिको, साउथ कोरिया, यूरोपीय संघ और अर्जेंटीना शामिल है।
साल 1999 में मजबूत अर्थव्यवस्था वाले इन देशों ने आपसी सहयोग के लिए ही इस ग्रुप को बनाया था। तब दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, जिससे उबरने के उपायों को लेकर जर्मनी में G8 देशों की बैठक हुई, जहां G20 का गठन किया गया, जिसमें सभी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले 20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स को बुलाया गया था। तब इस संगठन का मकसद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर आपसी चर्चा कर रास्ता निकालना था। फिर साल 2008 में ग्लोबल स्लोडाउन यानी कि वैश्विक मंदी के बाद से इस बैठक में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लेने का फैसला किया। G20 की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके सदस्य देशों के पास मिलकर दुनिया की 80% GDP, 60% आबादी और 75% ग्लोबल ट्रेड है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर डालता है। यहां के लिए गए फैसलों से अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड काफी हद तक प्रभावित भी होता है और यही वजह है कि 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, जापान सहित तमाम बड़े और ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होने जा रहे हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से काफी सतर्कता बरती जा रही है। दूसरे देशों के सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी सामंजस्य बिठाया जा रहा है और इसी कड़ी में नजफगढ़ के पास हड़ौदा कला के दिल्ली पुलिस एकेडमी में पुलिस के कमांडोज को इन दिनों हेलीकॉप्टर के जरिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके लिए दिल्ली पुलिस एकेडमी में बीएसएफ के हेलीकॉप्टर्स को लाया गया है, जिनके जरिए दिल्ली पुलिस के कमांडोज के सेकेंड बैच के 181 कमांडोज को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये कमांडोज सभी तरह के हथियारों को चलाने में ट्रेन है और सभी तरह के हथियारों की 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद रस्सी से आपातकालीन स्थिति में किसी भी इमारत पर हेलीकॉप्टर से कैसे उतरा जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग भी इनको दी जा रही है। G20 सम्मेलन के दौरान किसी भी तरह की आतंकी घटना को नाकाम करने के लिए दिल्ली के चप्पे चप्पे पर जांच की जा रही है और इस सख्त निगरानी से कुछ महीने पहले ही बनकर तैयार हुआ कर्तव्य पथ भी अछूता नहीं है, जहां पर बीएसएफ के जवान सड़क किनारे लगे बिजली के हर पोल को भी खोल कर जांच कर रहे हैं। बीएसएफ के डॉग स्क्वाड भी किसी तरह के विस्फोटकों की आशंका को खारिज करने के लिए जांच में जुटे हुए हैं और इसी बारे में और जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया। G20 को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पूरे शहर को सुंदर बनाने का काम अभी भी लगातार किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच G20 के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सुरक्षा। और सुरक्षा को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, वो रास्ता जो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है इस पूरे G20 समिट के दौरान, क्योंकि यही वो पूरा सेंट्रल विस्टा का एरिया है जिसे दिखाया जाएगा जो बाहर से मेहमान आएंगे उनको भी। लेकिन इस वक्त आप देखिए इस कर्तव्य पथ पर जो बीएसएफ की टीम है वो पहुंची हुई है और एक एक चीज की चेकिंग की जा रही है। इस कर्तव्य पथ को खूबसूरत बनाने के लिए इस तरह के इलेक्ट्रिक पोल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन अब बीएसएफ के जवान एक एक पोल के पैनल को खोलकर उसके अंदर जो है पूरी चेकिंग कर रहे हैं। देखने की कोशिश ये की जा रही है कि कहीं कोई किसी पैनल में कोई ऐसी चीज तो नहीं रखी गई जो कि नुकसानदायक हो, कोई भी संदिग्ध वस्तु यहाँ पर प्लांट नहीं की गई है। इसलिए इस एक एक पिलर के पैनल बॉक्स को खोलकर इस तरह से चेकिंग की जा रही है। बीएसएफ की ये टीम है और साथ ही साथ जितना भी ये पूरा एरिया है इस एरिया के आसपास आप बहुत सारे बीएसएफ की ही डॉग स्क्वाड की टीम भी देख रहे हैं, जो भी चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। एक एक कोने का निरीक्षण किया जा रहा है। सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और उसी को लेकर तमाम एजेंसीज अलर्ट पर हैं। ये खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।